नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय YouTube चैनल चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी पर अगर आप पहली बार हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे तो मेंबरशिप ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और अगर दूसरे तरह से आप मदद करना चाहते हैं इस चैनल की तो सुपर स्टिकर है, सुपर चैट है, सुपर थैंक्स है, इनके जरिए भी आप इस वैकल्पिक पत्रकारिता के अभियान का समर्थन कर सकते हैं। मित्रों, सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन गर्मी भी बढ़ रही है। गर्मी सियासत में बढ़ रही है और सर्दी मौसम में बढ़ रही है। इस समय भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की जो सरकारी पार्टी है, एक तरफ स्वाभिमान पर्व मना रही है देश में, और दूसरी तरफ बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके पीछे पड़ी हुई है हाथ धो करके। देश में 28-29 राज्य हैं, कई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन महिला मुख्यमंत्री अकेली श्री ममता बनर्जी है और उनके पीछे ही भाजपा पड़ी है। इसलिए ये आज का एपिसोड आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल ये है कि ममता मुख्यमंत्री हैं, सवाल ये नहीं है कि ममता मुख्यमंत्री हैं, सवाल ये है कि भाजपा ममता को लेकर के आक्रामक क्यों है। क्या भाजपा ममता से डरती है, ये सवाल है, या फिर भाजपा को लगता है कि जो ममता बनर्जी हैं वो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि वे भावी प्रधानमंत्री की कतार में भी खड़ी हो सकती हैं, खड़ी दिखाई दे सकती हैं। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाजपा की असली परेशानी क्या है ममता बनर्जी को लेकर के। मुझे लगता है कि असली परेशानी तो ये है, पहला कि ममता बनर्जी एकला चलो की नीति पर चलती हैं और न झुकती हैं और न झुकाती हैं। दूसरा है कि वो सीधी टक्कर लेती है, सीधा टकराव लेती हैं मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से। वो झुकती नहीं है, सबसे बड़ी बात है, खुला मुकाबला करती हैं। और तीसरी बात है कि वो मैदानी नेता हैं, वो फाइलों की नेता नहीं है, वो सड़क की सियासत करती है। और अभी हाल में आपने देखा जब ईडी ने बंगाल में एक संस्थान पर छापा डाला तो ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आई और अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने है। अब सवाल आता है दूसरा कि क्या भाजपा ममता से सचमुच डरती है। अब इस सवाल का जवाब खोजने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ये डरने का शब्द छोटा है, लेकिन चिंता जो है भाजपा की वो बड़ी है। बंगाल में आपको याद है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाकर भी सत्ता नहीं ले पाई, ममता बनर्जी से सत्ता नहीं छीन पाई। भारतीय जनता पार्टी 2014 से केंद्र की सियासत में है, केंद्र की सरकार उसकी मुट्ठी में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी कसवल लगाकर भी न तो 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी से सत्ता ले पाई और न उसके पहले के चुनाव में। दूसरी बात है कि जो भाजपा का एक ब्रांड बन गया था अजय रहने का, उसको भारतीय जनता पार्टी के अजय ब्रांड को ममता बनर्जी ने सबसे बड़ी चुनौती दी, क्योंकि वो बंगाल में जाके हार जाती है भारतीय जनता पार्टी। अब ममता ने भाजपा को वैचारिक ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी मात दी है और उन्हें बंगाल नहीं जीतने दिया है। भाजपा जानती है कि अगर ममता को खुला छोड़ दिया गया तो वो राष्ट्रीय चेहरा बन सकती है। राहुल गांधी के बाद अगर कोई दूसरा राष्ट्रीय चेहरा हो सकता है तो वो ममता बनर्जी हो सकती हैं। इसके पहले बिहार के जो आज के मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, वो राष्ट्रीय चेहरा हुआ करते थे, लेकिन जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को ज्वाइन किया है तब से उनका पत्ता साफ हो गया है। अब तीसरा सवाल है कि क्या ममता भाजपा के हिंदू एजेंडे में सबसे बड़ी बाधा है?
क्योंकि ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि ममता बनर्जी कहती हैं कि धर्म निजी है और राजनीति सार्वजनिक चीज है। धर्म निजी है और राजनीति सार्वजनिक चीज है, लेकिन भाजपा कहती है कि धर्म ही राजनीति है। और अभी आपने देखा कि जब जो स्वाभिमान पर्व का श्री गणेश करने माननीय प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने कनखियों से दाएं बाएं से राजनीति ही की और नेहरू को कोसा। तो वो ऐसा अक्सर करते रहते हैं, वो ममता को भी जमकर कोसते हैं। तो ऐसे में ममता खुले तौर पर ध्रुवीकरण की राजनीति को चुनौती बंगाल में दे रही है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरे, उन्होंने बंगाल मॉडल के जरिए ये दिखाने में कामयाबी हासिल की है कि बिना नफरत के भी, बिना ध्रुवीकरण के भी चुनाव जीते जा सकते हैं, और उन्होंने लगातार चुनाव जीतकर बंगाल में दिखाया है। और यही बात भाजपा को दरअसल असहज करती है। ममता भाजपा के हर नैरेटिव पर पानी फेर देती है, ये सबसे बड़ी बात है। अब ममता बनर्जी का मुद्दा मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ममता बनर्जी ने अभी जो नया मामला उछाला है उससे भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर किरकिरी हो गई है। तो अब क्या है कि क्या सवाल उठता है कि ममता बनर्जी 2029 के आने तक क्या प्रधानमंत्री पद की प्रत्याशी भी हो सकती हैं। अभी तो राहुल गांधी है, कांग्रेस के नेता है, और वो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। लेकिन अब अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो क्या 2029 तक ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की प्रत्याशी हो सकती है? सीधी बात है कि आज नहीं तो कल ऐसी संभावना हो सकती है, क्योंकि एक तो ममता बनर्जी महिला है, महिला नेतृत्व की प्रतीक है, महिला शक्ति की प्रतीक है। दूसरे, विपक्ष की सर्वोत्तम जमीनी नेता है। अगर राहुल गांधी के बाद विपक्ष में कोई दूसरा सर्वोत्तम जमीनी नेता है तो वो ममता बनर्जी है। तीसरी बात, ममता बनर्जी की पहचान भी अंतर्राष्ट्रीय है, वो कोई राज्य की नेता बनकर नहीं रह गई हैं। और चौथी बात जो है कि वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद एक नेचुरल प्रतिद्वंदी हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। लेकिन चुनौती भी है उनके सामने, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक तो ये है कि अभी हिंदी जो पट्टी है, जिसको आप गोबर पट्टी कहते हैं, उसमें ममता बनर्जी की स्वीकार्यता मोदी जितनी नहीं है, राहुल गांधी जितनी नहीं है। दूसरी, अभी वो विपक्षी एकता की धुरी भी नहीं है, क्योंकि बीच बीच में जो विधानसभाओं के चुनाव हुए आपने देखा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के दाएं बाएं भी खिसकी हैं, लेकिन वो अलग बात है। असली मुद्दा ये है कि क्या ममता से टकरा करके भारतीय जनता पार्टी को नफा होगा या नुकसान होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी से टकरा करके नफा होगा या नुकसान होगा? देखिए, नफा तो ये हो सकता है टकरा के कि बंगाल में अगर ध्रुवीकरण करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है तो उसे एक तो सत्ता हासिल हो सकती है, दूसरे उसके जो कैडर में एनर्जी का लेवल नीचे आ गया है वो बढ़ सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि ममता बनर्जी को आप विरोध करके भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि महिला विरोधी की भी बना सकती है, विपक्ष को एक भी कर सकती है। ममता से टकरा करके भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को एक भी कर सकती है, अपनी छवि में बट्टा भी लगा सकती है। और सच ये है कि ममता बनर्जी को पराजित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत उसने किसी दूसरे राज्य में नहीं की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पुरुषार्थ की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी की दशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, उनकी जैसी कर सकती है? लेकिन सवाल ये है कि शायद ही ऐसा हो, क्योंकि
मायावती सत्ता में तो आई, राज्य की सत्ता में आई, 2 बार उन्होंने, 3 बार सरकार शायद बनाई, लेकिन वे पूरी कोशिश के बाद भी राष्ट्रीय विकल्प नहीं बन पाए, राष्ट्रीय चेहरा नहीं बन पाए। और ममता सत्ता में एक बार जब आई, कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई, तो तब से वो लगातार सत्ता में भी हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष भी कर रही हैं, यानी दोनों मोर्चों पर वो कामयाब हैं। इधर वो संघर्ष भी कर रही हैं, इधर उन्होंने सत्ता को भी अपने हाथ से फिसलने नहीं दिया है, जबकि मायावती के साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो अंतर साफ दिखाई देता है कि ममता अगर संघर्ष छेड़ती हैं तो उसको छोड़ती नहीं है, और मायावती को आप देख रहे हैं एक लंबे अरसे से वो खामोश बैठी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होने से उन्होंने एक तरह से इनकार कर दिया है। अभी क्यों किया है ये अलग बात है, लेकिन इन 2 चीज़ों से ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी ममता बनर्जी को मायावती तो नहीं बना सकती, क्योंकि ये काम बहुत आसान नहीं है। लेकिन फिर वही बात आती है कि राजनीति हो या क्रिकेट हो, इसमें कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो मैं भी इस बारे में कोई भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन ये जोर देकर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी को मायावती बनाना आसान खेल नहीं है, आसान काम नहीं है। तो अब सवाल सीधा सा है कि भाजपा ममता के पीछे क्यों पड़ी है। उत्तर आपको ढूंढना है, क्योंकि भाजपा ममता से डरती है। ममता झुकती नहीं है, ऐसा मैंने शुरू में कहा, ममता बिकती भी नहीं है। अगर बिकती होती तो भारतीय जनता पार्टी अब तक उनका बोल लगा चुकी होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब नीतीश बाबू को खरीद लिया, चंद्रबाबू नायडू को खरीद लिया, तो फिर ममता बनर्जी किस खेत की मूली होती। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल के खेत की मूली है, जिसे कि खरीदा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सका है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से मुझे लगता है कि हार मान ली है। और आज की राजनीति में सबसे जो खतरनाक नेता है भाजपा के लिए, जिससे भाजपा डरती है, वो एकमात्र ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी का राजनीतिक इतिहास आपको मालूम है, उनके डीएनए में कांग्रेस है, तो वो केंद्र की राजनीति में भी सक्रिय रही हैं, मंत्री भी रही हैं। वापस कांग्रेस के नेतृत्व से असहमति के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, और न सिर्फ राजनीतिक पार्टी बनाई बल्कि राजनीतिक पार्टी को लगातार 3 चुनावों से सत्ता में भी बनाए रखा। ये बात और है कि अभी उनकी पार्टी भी, जो तृणमूल कांग्रेस है, वो मायावती की पार्टी की तरह अभी राष्ट्रव्यापी नहीं हुई है। दूसरे राज्यों में उसकी कोई उपस्थिति नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो दूसरी जो क्षेत्रीय दल हैं उनके मुकाबले मुझे लगता है कि बहुत मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। तो ऐसे में अब आप ही बताइए, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या ममता भविष्य में टूटेंगी? क्या ममता बनर्जी पीछे हटेंगी? क्या ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के आक्रमणों से लगातार हो रहे आक्रमणों से डर जाएंगी, या फिर वो अपनी कीमत वसूल करके बिक जाएंगी? ये तमाम सारे यक्ष प्रश्न हैं। इनके बारे में आपको स्पष्ट राय देनी चाहिए, क्योंकि आप उस प्रश्नाकुल समाज से आते हैं जिस समाज में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सतत सवालों से होता है। तो सवालों से डरिए मत, आप भी मत डरिए, सवाल कीजिए, उत्तर मिलें या ना मिलें, लेकिन सवाल करते रहिए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। और चक्षुदर्शी को अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। इसकी आर्थिक मदद के लिए इसकी मेंबरशिप लीजिए, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स, सुपर थैंक्स के जरिए भी इसकी आर्थिक मदद की जा सकती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।